हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है फेसबुक के इस लाइव पेज पर जिसके साथ हम जुड़ते हैं बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं पिछले वीडियोस में आपके द्वारा दिए गए लाइक, कमेंट्स और आपके क्वेश्चंस के लिए आपको बहुत सारा थैंक यू करना चाहती हूँ। पिछली बार हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी थी। उससे पहले मैं एक छोटी सी लाइन आपको कहना चाहती हूँ कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मुझे लगता है कि ये बातें आपने बहुत सारी बार सुनी होंगी, लेकिन कितना मैटर ये करता है कि हमने इसके ऊपर अमल किया है। लॉ का प्रोफेशन, लॉ का करियर, बहुत सारी बातें हैं बात करने के लिए। पिछले वीडियोस में मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए कि लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या होता है, पीआईएल क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने ये डिसाइड किया है कि हम लोग हमारे एक एक वीडियोस में आते हुए आपको लॉ के सब्जेक्ट्स की और सब्जेक्ट्स के अंदर थोड़ा बहुत नॉलेज आपको देते हुए हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं एलएलबी फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको थोड़ा सा नॉलेज दे देती हूँ। हाँ, उससे पहले एक चीज़ और कि एलएलबी के एडमिशन्स ओपन हैं, तो यदि आप बिल्कुल इंटरेस्टेड हैं एडमिशन के लिए तो आप बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आ सकते हैं। एक बार फिर से आपको एलिजिबिलिटी के बारे में भी बता देती हूँ। एलिजिबिलिटी के लिए आपको मिनिमम 45% मार्क्स नीडेड है आपकी ग्रेजुएशन के लिए फॉर एलएलबी 3 ईयर एंड 50% मार्क्स नीडेड है आपको बीए एलएलबी 5 ईयर प्रोफेशनल कोर्स के लिए। कहते हैं कि पढ़ने की लगन और पढ़ने की उम्र कोई निर्धारित नहीं होती है। बस ये कहा जाता है कि बचपन से लेकर और 55 तक एक लगन लगी रहनी चाहिए। इन सारी बातों को सार्थक करके दिखाया है हमारे प्रोफेसर संजय बियानी सर ने, जिन्होंने अपने इतने बिजी शेड्यूल और इतने टाइट वर्कलोड होने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ लॉ को समझने के लिए, लॉ को जानने के लिए लॉ के प्रोफेशन में उतरे हैं। उन्होंने पहले एलएलबी कंप्लीट की और सिर्फ एलएलबी तक ही नहीं, उन्होंने इसके बाद अपने एलएलएम को भी कंप्लीट करके दिखाया। सो हैट्स ऑफ सर, आपकी इस जिंदा दिली के लिए, आपकी इतनी मेहनत के लिए, आपके इतने संघर्ष के बाद भी अपनी स्टडीज़ के ऊपर फोकस करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम एलएलबी के सिलेबस को लेकर, एलएलबी के प्रोफेशन को लेकर आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स के लिए आज का ये वीडियो बना रही हूँ जो अभी एडमिशन लेने वाले हैं या एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड हैं। सबसे पहले मैं आपको एलएलबी फर्स्ट ईयर यानी कि पहले साल में आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे उनके बारे में बता देना चाहती हूँ। स्टूडेंट्स, यदि मैं सिस्टमैटिकली नंबर वाइज चलूँ तो सबसे पहले आपका कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट, देन आपका कॉन्ट्रैक्ट सेकंड, देन आपका लॉ ऑफ टॉर्ट्स, हिंदू लॉ, मॉमडन लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल हिस्ट्री, लीगल इंग्लिश एंड आपका पीआईएल। ये 9 सब्जेक्ट्स आपके एलएलबी फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स हैं। एलएलबी का पूरा 3 ईयर का स्ट्रक्चर मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि आपको हर साल एलएलबी में 9 सब्जेक्ट्स मिलेंगे, यानी कि टोटल 27 सब्जेक्ट्स आप एलएलबी 3 ईयर में पढ़ेंगे। उसके साथ ही आपका जो 9th नंबर का एग्ज़ाम होता है वो आपका एक प्रैक्टिकल पेपर होता है, जिसमें कि 20 मार्क्स का आपका वाइवा होता है और उसके अलावा बाकी सारे आपके थ्योरेटिकल पेपर्स हैं ऑफ 100 मार्क्स। अब इन सारे सब्जेक्ट्स के बारे में जो भी मैंने आपसे अभी बात करी, तो मैं थोड़ी थोड़ी एक भूमिका, एक इंट्रोडक्शन इन सारे सब्जेक्ट्स का आपको अभी दे देती हूँ। देखिए, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट। हम लोग बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, डील, ये सारे वर्ड्स हम लोग बहुत सारी बार सुनते रहते हैं, बट एक्चुअली व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं? कॉन्ट्रैक्ट कौन सा वॉइड है, कौन सा वैलिड है, क्या कंसेंट है, क्या कॉन्ट्रैक्ट की रजिस्ट्रेशन, नहीं रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट सेकंड के पेपर में पढ़ेंगे। एजेंट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म्स कैसे वर्क करती हैं, क्या उनका रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, वगैरह वगैरह। फिर आप एक कंज्यूमर हैं, तो एज अ कंज्यूमर होने के नाते आपकी एज अ कस्टमर आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो सारी चीज़ें भी आप कुछ एक पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट सेकेंड में आप पढ़ते हैं। सेकेंड सब्जेक्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट सेकेंड आपके दोनों यहाँ कंप्लीट होते हैं। देन आपका आता है लॉ ऑफ टॉर्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट और ये सारे शब्द आपने फिर भी कभी ना कभी अपनी डेली रूटीन लाइफ में सुने होंगे, बट लॉ ऑफ टॉर्ट्स आपके लिए एक नई टर्म, एक नया शब्द हो सकता है।
लॉ ऑफ टॉर्ट्स आपको ये बताता है कि यदि कोई भी पर्सन आपकी लीगल राइट्स का वॉल्यूशन करता है तो आपको उससे चाहे डैमेजेस हुई हो या आपकी डैमेजेस नहीं भी हुई हो, लेकिन कोर्ट आपको अलाउ करता है कि आप कोर्ट में आ सकते हैं और अपनी लीगल राइट्स के लिए क्लेम कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप उसके लिए अनलिक्विडेटेड डैमेजेस भी सामने वाले पर्सन से क्लेम कर सकते हैं। ये कहलाता है लॉ ऑफ टॉर्ट्स, यानी कि जब जब भी आपके अधिकारों का उल्लंघन हो, जब जब भी आपके राइट्स का वॉल्यूशन हो, तो चुपचाप और शांत बैठने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर क्लेम कर सकते हैं। देन हिंदू लॉ एंड मॉम्पटन लॉ, ये दोनों आपके फैमिली लॉज कहलाते हैं। गाइज, हिंदू लॉ और मॉम्पटन लॉ, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि हिंदू लॉ वो लॉ जो हिंदूज पर एप्लीकेबल होता है एंड मॉम्पटन लॉ वो लॉ जो मॉम्पटन्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है। अब चूंकि हमने यहाँ पर रिलीजियस को डिवाइड करते हुए, धर्म को बांटते हुए ये दोनों लॉज तैयार किए हैं, इसीलिए हिंदू लॉ आपको हिंदू से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताता है, जैसे कि हिंदू मैरिज, हिंदू सक्सेशन यानी कि विरासत में आने वाली प्रॉपर्टीज़, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, यानी कि आप यदि माइनर हैं तो आपका केयर कैसे हो, आपकी मेंटेनेंस कैसे हो, एंड हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, यदि आप किसी बच्चे को गोद में लेना चाहते हैं या देना चाहते हैं तो उसके क्या क्या प्रोसीजर हैं, क्या हर कोई अडॉप्शन कर सकता है या ले सकता है, यदि अडॉप्शन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी कंडीशंस हैं, यदि अडॉप्शन हो जाता है तो उसके क्या फाइनल रिजल्ट्स हैं, ये हम अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में पढ़ते हैं। इसी के साथ ही हिंदू लॉ 4 कंटेंट्स को, 4 बेयर एक्ट्स को, 4 एक्ट्स को, 4 अधिनियम को लेकर बंधा हुआ है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट एंड हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। अब हम आते हैं मॉम्पटन लॉ के ऊपर। मॉम्पटन लॉ, इस्लामिक लॉ और ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे मुसलमान धर्म के कुरान से जुड़ी हुई हैं। निकाह क्या है, मेहर क्या है, तलाक क्या है, तलाक के बहुत सारे प्रकार क्या हैं, जैसा कि आपने अभी कुछ सालों पहले, कुछ महीनों पहले अभी आपने देखा ही था कि तलाक का टॉपिक हमारी मीडिया पे भी बहुत सारा हाईलाइटेड था, 3 तलाक का टॉपिक। तो उन सारी चीज़ों के बारे में सिर्फ मीडिया चैनल्स पर देखने से काम नहीं चलेगा, आपको उतर कर लॉ के प्रोफेशन में बहुत सारी और बहुत नई जानकारियाँ भी मिलेंगी। ये था आपका मॉम्पटन लॉ। मॉम्पटन लॉ के बाद आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशन, और मुझे लगता है कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का सबसे बड़ा, सबसे फंडामेंटल और सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। शायद वो कॉन्स्टिट्यूशन ही है जिसके द्वारा हम सब गवर्न होते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो हमारी राइट्स को, हमारी लाइबिलिटीज़ को, हमारी ड्यूटीज़ को बताता है। वो कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो स्टेट गवर्नमेंट की क्या पावर रखती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पावर रखती है, हाई कोर्ट की क्या पावर रखती है, सुप्रीम कोर्ट की क्या पावर रखती है, प्रेसिडेंट की क्या पावर रखती है, प्राइम मिनिस्टर की क्या पावर रखती है, हमें ये बताती है। वो कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो हमें वो सारी लिमिटेशंस, वो सारे दायरे, वो सारी सीमाएं बताता है जिसके अंदर ही ना सिर्फ आपको और मुझको बल्कि पूरे देश को, पूरे समाज को, यहाँ तक कि बाहर से आने वाले व्यक्ति भी यदि इंडिया में हो तो उनको गवर्न रहना होता है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का एक मील का पत्थर, बल्कि मैं कहूँ कि वो एक स्तंभ है, वो एक स्तंभ है जिसके ऊपर हम सब खड़े हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आता है हमारा लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि लीगल यानी कि जिसमें लीगल जानकारी, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के बारे में आप ये पढ़ेंगे कि पुराने समय में जब जेन्युइनली इतनी बड़ी बड़ी हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स एंड जजेस और काम करने वाले लोग नहीं थे, तब जजमेंट कैसे होता था, तब जूरी मेंबर्स कैसे काम करते थे, तब जूरी मेंबर्स होते कौन थे, तब यदि अदालत होती थी तो कौन सी अदालत होती थी, मुंसिफ कोर्ट, दीवानी अदालत, मुजफ्फर कोर्ट, कौन कौन सी अदालतें ऐसी थी, कौन कौन से लोग ऐसे थे जो जस्टिस को दिलाने के लिए भूमिका निभाते थे। इसके साथ ही हम जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर बहुत लंबे समय तक शासन किया। कुछ अच्छाइयाँ, कुछ बुराइयाँ दोनों उस ड्यूरेशन में रही। वो बात अलग है कि हम वेटेज बुराइयों को ज़्यादा देखते हैं, लेकिन हाँ, अंग्रेज़ों ने अपने समय में हमारे देश के कानून को मजबूत करने में भी बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी।
जब जब लॉर्ड विलियम बेंटिक आए, जब जब कोई बड़े बड़े और फॉरेन कंट्रीज से हमारे बाहर से जब भी कोई अंग्रेज़ आए, तो उन्होंने हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए, हमारे देश के लीगल सिस्टम एंड मैनेजमेंट को सुधारने के लिए कौन से कानून बनाए, कौन सा सिस्टम किया, कौन सी व्यवस्था करी, ये सारी चीज़ें हम लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में पढ़ेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है लीगल इंग्लिश। क्योंकि अब आप लॉ के स्टूडेंट होने जा रहे हैं, लॉ में एडमिशन लेने वाले हैं, तो ये चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है कि आप हिंदी मीडियम के हैं या इंग्लिश मीडियम के हैं। अब इस फ़र्क को आप हटा दें, क्योंकि लीगल प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपकी प्रोनाउंसिएशन, आपकी वोकैबुलरी, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स की सबसे पहले डिमांड रखता है। और जब तक आपके पास में कंटेंट नहीं होगा, मटेरियल नहीं होगा, आपके पास शब्दावली नहीं होगी, शब्दों का चयन नहीं होगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि आप इस प्रोफेशन के अंदर 100% बेस्ट दे सकते हैं। इसीलिए आपकी इस कमी को इनिशियली सुधार करने की कोशिश करता है आपका सब्जेक्ट लीगल इंग्लिश। लीगल इंग्लिश के अंदर आप वो सारी टर्मोलॉजीज, वो सारे शब्द, वो सारी मीनिंग्स पढ़ेंगे जो आपके लीगल वर्ड्स यानी कि जो आपके लॉ को जानने के लिए ज़रूरी हैं। व्हाट इज़ अक्यूज्ड, व्हाट इज़ एफिडेविट, व्हाट इज़ अमेंडमेंट, ये सारे शब्द जो हम एग्जैक्टली एक नॉर्मल स्टूडेंट, जो एक नॉन लीगल स्टूडेंट नहीं जानता, नहीं समझता, वो सारे शब्द आपको यहाँ दिखाए जाएंगे, समझाए जाएंगे। और इसके बाद आपका लास्ट सब्जेक्ट आता है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। नाम से ही स्टूडेंट्स पता चल रहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मीन्स जनता के हित के लिए उठाए गए मुकदमे। ये एक वो मुहिम है, ये एक वो पहल है और ये एक वो स्टार्टिंग है जो ना सिर्फ खुद के लिए जीना सिखाती है, बल्कि ये हमारी सोशल एक्टिविटीज़, हमारा सामाजिक दायित्व, हमारे कर्तव्य, हमारी मॉरल ड्यूटीज़ और हमारा इस मेंटेलिटी को बढ़ाना कि हम एग्जैक्टली दूसरों के हित के लिए कुछ कर सकें, वो कहलाता है आपका PIL। गंगा नदी बहुत गंदी हो रही है, गंगा नदी को दूषित होने से बचाना है, आप PIL लगाइए, जो कि लगाई हुई है। मैं आपको जो भी एग्जांपल्स दे रही हूँ ये सारे ओरिजिनल केसेस एंड एग्जांपल्स हैं। यदि आपको ताजमहल को गंदा होने से बचाना है, आप PIL लगाइए। यदि आपको लगता है कि आपके आसपास किसी के साथ में टॉर्चर हो रहा है, किसी के साथ में प्रॉब्लम्स हो रही है, किसी के साथ में अननेसेसरी वो बिहेव किया जा रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, जो आपको लगता है कि आपकी नज़र में गलत है, तो भी आप PIL लगा सकते हैं। यानी कि जनता के हित के लिए उठाए गए मुकदमे आप यहाँ लगा सकते हैं। और आप मानेंगे नहीं कि हमारे पास में, हमारे हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो PIL के बाद इतने कारगर साबित हुए हैं, जिसके द्वारा बड़े बड़े सोशल मैटर्स को एंड इश्यूज़ को उठाकर कोर्ट ने इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स देकर उसमें मिसाल कायम की है। ब्लाइंड गर्ल्स के साथ में सेक्सुअल हैरेसमेंट होना, वो लोग खुद अपनी आवाज़ नहीं उठा सकती, लेकिन इस टॉपिक के ऊपर भी केस उठाया गया। बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहाँ पर बंधुआ रूप से लोगों को सैलरी पे नहीं करने के बाद भी उनसे काम करवाने वाला मैटर, उस पर भी मैटर उठाए गए। यानी कि कुल मिलाकर बहुत सारे ऐसे सोशल इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर आप सामने आकर जनता की तकलीफ़ को सामने ला सकते हैं। ये सारी बात रही लॉ के फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स की। अब कुछ बात कर लेते हैं जनरली। दोस्तों, ये कहा जाता है कि लॉ का स्टूडेंट कभी भी बेरोजगार नहीं कहलाता। क्यों? क्योंकि लॉ का प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीना सिखाता है। और आप अपना लॉ का करियर कंप्लीट होने के बाद यदि आप किसी डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी पोस्ट पे सेलेक्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल लीगल एडवाइज़र, लीगल काउंसलर या लीगल रिसर्च के लिए किसी भी फंक्शनिंग पर आप यदि अपना पोस्ट पर सिलेक्शन करते हैं, देन बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आपका ऐसी किसी पोस्ट पर सिलेक्शन नहीं भी होता है, तो आप खुद अपने मालिक हैं। आप अपना चैम्बर खोल के बैठ सकते हैं, आप लीगल काउंसलर बन सकते हैं, आप लीगल एडवाइज़र बन सकते हैं, आप लॉ की जानकारी जन जन तक पहुंचा सकते हैं। आप मानेंगे नहीं, लेकिन बहुत सारा प्रतिशत यानी कि टोटल स्टूडेंट्स का कई प्रतिशत ऐसा भी होता है जहां पर स्टूडेंट्स वो हैं जो अपने रिटायरमेंट के बाद LLB कर रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं उन्हें सिर्फ अपने करियर, अपने प्रोफेशन को लेकर LLB नहीं करनी है, उन्हें लॉ करनी है जानने को लेकर, समझने को लेकर। क्योंकि लॉ हमारे देश के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है। और मैं तो कहती हूँ, क्यों सिर्फ हमारे देश के लिए, लॉ किसी भी देश के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट, सिर्फ एक प्रोफेशन, सिर्फ एक कोर्स नहीं है। लॉ वो रास्ता है, वो तरीका है जिसके बाद आप सिर्फ ना केवल अपना बल्कि अपने समाज का भी निर्माण कर सकते हैं।
एक लाइन मुझे याद आती है कि योर पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म्स योर फ्यूचर। आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व और आपकी शैली ही वो होती है जो आपका फ्यूचर डिसाइड करती है। तो क्यों ना हम एक ऐसा फ्यूचर बनाएं, क्यों ना हम एक ऐसा रास्ता अपने लिए तैयार करें जो सीधे और सीधे मंजिल और सफलता तक ही जाता है। मुझे लगता है कि कुछ एक प्रोफेशंस अपने आप में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं और ज़रूर आप मेरी सोच से कहीं ना कहीं एग्री भी करेंगे। कभी कभी हमें लगता है ना कि वो आर्मी की यूनिफॉर्म हमें अट्रैक्ट करती है, वो डॉक्टर का वाइट एप्रेन हमें अट्रैक्ट करता है कि क्यों ना हम लोग देश की सेवा करें, वो पुलिस की खाकी वर्दी भी कुछ लोगों को अट्रैक्ट करती है कि ये 3 स्टार, ये कैप, ये हेड यदि हमें मिले तो हम लोग देश की सेवा कर सकते हैं। और इस पोजीशन में, इस यूनिफॉर्म में अपने आप एक डिग्निटी है, एक एक पर्सनैलिटी है, इस यूनिफॉर्म में अपना एक अस्तित्व है, अपना एक एग्जिस्टेंस है। तो कहीं ना कहीं लॉ की यूनिफॉर्म, वो ब्लैक कोट, वो ब्लैक गाउन भी आपको ऐसी ही डिग्निटी प्रदान करने का काम करता है। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि आप जिंदगी भर बड़े बड़े लोगों के बारे में बातें करते रहे, क्या इसीलिए आप बने हैं? नहीं, बल्कि हमें हमारी सोच ऐसी रखनी चाहिए, हमारे थॉट्स, हमारे टारगेट्स, हमारे गोल्स, हमारे अचीवमेंट्स ऐसे रखने चाहिए कि वो बड़े बड़े लोग हमारे बारे में सोचना शुरू कर दें। हम यहाँ पर दूसरों के ऑटोग्राफ लेने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम इस बात के लिए पैदा हुए हैं कि हमारा साइन कब हमारा ऑटोग्राफ बन जाए। इसीलिए आप इस बात को तसल्ली के साथ सोचें, समझें और ये डिसाइड करें, क्योंकि अब तो वैसे भी आप लोगों के पास और इवन मेरे पास भी बहुत सारा टाइम है खुद से बात करने के लिए, खुद को समझने के लिए। और मुझे लगता है कि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उन सभी ने इस चीज़ को प्रायोरिटी पर रखा है कि आदमी और कुछ करे या ना करे, लेकिन एक बार, दिन में एक बार खुद से बात ज़रूर करे, वो अपने दिल की ज़रूर सुने। क्योंकि यदि हम अपने दिल की सुनेंगे ना, तो आप ध्यान रखिएगा कि आप ज़िंदगी भर अपनी जॉब, अपनी नौकरी नहीं करेंगे, आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी जी रहे होंगे। आपको जॉब जॉब की तरह नहीं लगेगी, आपको प्रोफेशन प्रोफेशन की तरह नहीं लगेगा। आप सिर्फ खुले दिल से अपनी लाइफ को जी रहे होंगे और काम अपने आप होते चले जाएंगे। इसीलिए हम लोग अभी कोरोना की वजह से अपने घर पर हैं, सुरक्षित रहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बाहर हम जैसे जैसे देख पा रहे हैं आंकड़े दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लॉकडाउन पीरियड के बाद इन आंकड़ों में कोई कमी नहीं आ रही है। इसीलिए मामला जितना गंभीर हम अब तक सोच रहे थे उससे 3, 4 और 10, 15, 20 गुना बड़ा है। इसीलिए आप सबसे पहले अपने आप को सेफ रखें, सुरक्षित रखें, घर में रहें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, बार बार अपने हाथों को साबुन से धोते रहें, किसी भी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में या संपर्क में नहीं आए जहां पर आपको लगता है कि रिस्क है। अपना फ्रूट, अपना मटीरियल, अपना दूध, अपना जो भी राशन का सामान है आप एक बार में ही जाकर खरीद कर घर ले आएँ। और प्लीज़ अपने प्रोफेशनल को लेकर, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स और उन पेरेंट्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ जो अपने बच्चों के लिए कुछ बड़ा, कुछ नया और कुछ कर देना चाहते हैं। इसीलिए प्लीज़ अपने आप को साथ अपना वक्त दें, अपना टाइम बिताएं और प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें कि ऐसा करियर, ऐसा प्रोफेशन और ऐसे किसी काम को आप पकड़ें जो सच में आपके लिए एक माइलस्टोन, एक सच में एक टर्निंग पॉइंट साबित हो। इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप दूंगी और आपसे एक बार फिर कहूंगी कि अपने प्रोफेशन को लेकर अपने दिमाग में तसल्ली से बात करें। और यस, आज की मेरी टैगलाइन को आप साबित करें कि डोंट फील लो, थिंक अबाउट द करियर इन लॉ। इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप करती हूँ। बी सेफ, हैप्पी नवरात्रि।